हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हमारे इस लीगल नॉलेज नेटवर्क चैनल पर हम एक लीगल नॉलेज सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कहाँ का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि सेक्शन 2 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 2 को देखने के लिए सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन दी हुई है, सब लोग आप अगर हो सके तो अपनी बैरक्स खोल लीजिए। सेक्शन 2 में सबसे पहली जो डेफिनेशन दी हुई है वो प्रपोजल की। अब प्रपोजल क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सबसे जरूरी जो चीज होती है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली वो क्या है? एक प्रपोजल होना चाहिए, राइट। और प्रपोजल है क्या? जब भी हम अगर सामने वाले से अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें सामने वाला या तो एक्सेप्ट कर सके या डिनाई कर सके, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, ठीक है, तो सामने वाले को मैंने क्या जताया कि मैं उससे चाहती हूँ कि वो मेरे लिए कोई काम कर दे। ठीक है, अब सामने वाले ने कहा कि हाँ ठीक है भाई मैं कर दूंगा। ओके, तो सामने वाले ने क्या दिया? एक्सेप्टेंस। मैंने उसको क्या दिया था? प्रपोजल। सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट करके क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। अब जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों हो गए तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। प्रपोजल हो गया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इट विल बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। अब अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो मना कर देता कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाती, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन तक पहुंच ही नहीं पाता, राइट। अब पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी? प्रपोजल। दूसरी क्या देखी? एक्सेप्टेंस। तीसरा हमने क्या देखा? प्रॉमिस। अब उसके बाद चौथी जो आती है डेफिनेशन, उसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की, मतलब हालांकि आपकी एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो एक ही सेक्शन में दी हुई है, एक ही क्लॉज में, सेक्शन 2B में। ठीक है, सेक्शन 2C में आपका दिया हुआ है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसर कौन हो गया? अगर मैंने सामने वाले को प्रपोजल दिया है तो जो प्रपोजल देगा उसको हम प्रॉमिसर बोलते हैं, और जो एक्सेप्टेंस देता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, जिसने प्रपोजल दिया वो प्रॉमिसर, जिसने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिसी में आपका डबल ई हो जाएगा और प्रॉमिसर में आपका OR लग जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो प्रॉमिस के बाद क्या आता है? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसर, प्रॉमिसी के बाद में सेक्शन 2D आता है, जिसमें आपका दिया हुआ है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्यों? क्योंकि जो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए काम करेंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे? कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामने वाले से कहा कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए, सामने वाले ने कहा ठीक है मैं इसके लिए इतने पैसे लूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? मेरे लिए जो वो काम कर रहे हैं वो कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, और उनके लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? जो भी मॉनेटरी अमाउंट मैं उनको दूंगी, जो भी पैसे मैं उनको दूंगी, वो क्या हो जाएंगे? उनके लिए कंसिडरेशन। ठीक है, अब कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, इन काइंड भी अगर कोई आप चीज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सामने वाले के लिए एक एक्सचेंज की तरह कर दिया कि मैंने सामने वाले के लिए कुछ काम कर दिया, सामने वाले ने मेरे लिए कुछ कर दिया। ठीक है, तो वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन हो गया। अब जब प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, तब क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। पहले हमने क्या देखा था? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट की आप जब डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2E में, तो वो यही तो कहता है ना, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, तो कौन कौन से जो भी प्रोमिसेस किए हैं उन लोगों ने, अगर वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? आपका अग्रीमेंट। ठीक है, अब अग्रीमेंट के बाद में एक सेक्शन 2F में एक डेफिनेशन दी हुई है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये होते क्या है। तो ये जनरली पूरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जिनको मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं? हमें शॉपकीपर सामान देता है, सामने वाले से मांगते हैं भाई हमें ये सामान चाहिए, सामने वाले को हम पैसे दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका दी हुई है 2E में आपका क्या था? अग्रीमेंट। F में क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। 2G में अब प्रॉमिस हो गया, ठीक है, प्रॉमिस के बाद अग्रीमेंट भी हो गया, अग्रीमेंट के बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी देख लिया हमने। अब अग्रीमेंट अगर
वॉइड नहीं, मतलब अग्रीमेंट के दो तरीके हो सकते हैं। हमारे पास बोर्ड नहीं है, सॉरी इस वक्त, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करती। तो अगर एक अग्रीमेंट है, ठीक है, तो अग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो अग्रीमेंट के दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा और या तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब लीगल पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होगा, तो फिर वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, जिसकी डेफिनेशन आपकी कहां पर दी हुई है, सेक्शन 2G में। ठीक है, अब वॉइड अग्रीमेंट के बाद हमने क्या देखा, 2H में क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। H के बाद में आप देखेंगे I में दिया हुआ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल ये जो टर्म है, इससे हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी टर्म वॉइडेबल यूज हो, वहां पे मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति के पास ये पावर होती है कि वो उसको या तो वैलिड करवा ले या तो वॉइड करवा ले। ठीक है, या तो इन्फोर्सेबल करवा ले, उसको इन्फोर्स करवा ले, और या फिर उसको खत्म करवा दे, रेसिशन। आप जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेंगे तो उसमें एक टर्म है रेसिशन। ठीक है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की जो पावर होती है उस व्यक्ति के पास, वो रेसिशन है। ठीक है, या तो वैलिड करवा ले या तो रेसिड करवा ले, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उसके बाद आपका दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J में। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे आया, क्योंकि अगर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है ऑलरेडी तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग से वॉइड है। उसमें लिखा हुआ है इट बिकम्स वॉइड, मतलब बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई कि पहले तो लीगल मतलब वैलिड था वो, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि अब वो वैलिड नहीं रह रहा है, कुछ ऐसे लॉज आ गए बाद में, या फिर कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड एबिनिशियो नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होगा, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी बाद में कि वो बाद में उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इसके जो क्लॉजेस हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि आपके प्री में काफी काम आते हैं ये, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 2H, जिसमें आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है, बट बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2A। 2A में क्या है, प्रपोजल। ठीक है, 2B में क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस। ठीक, ये दोनों एक ही में दिए हुए हैं, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस सेक्शन 2B में दिया हुआ है। 2C में आपका प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बता दिया गया है। अब जब प्रपोजल भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, प्रॉमिस भी हो गया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी भी हो गया, तो अब क्या होगा, किसकी जरूरत है, कंसिडरेशन की। तो सेक्शन 2D में कंसिडरेशन। ठीक, अब कंसिडरेशन भी हो गया जब, अब फिर मैंने क्या बताया था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अब तो इसके बाद अग्रीमेंट कहां होगा, अब जब 2D में आपका कंसिडरेशन है तो 2E में आपका हो जाएगा अग्रीमेंट। ठीक है, अब अग्रीमेंट के बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जिनको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलते हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, कहां पर दिए हुए, 2F। ठीक है, E के बाद, E में अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बाद डायरेक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस F में। अब F के बाद क्या आता है, G में क्या दिया हुआ है, अब अग्रीमेंट हमने देखा था ऊपर, उसके बाद उसका ये कॉन्सेप्ट देखा हमने, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब उसके बाद है वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि वरना वो तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बाद की सिचुएशन है ना, अगर इन्फोर्सेबल होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो वॉइड अग्रीमेंट कहां पर दिया हुआ है, 2G में। अब 2G के बाद 2H में आपका दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,2I में दिया हुआ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वॉइडेबल पहले दिया हुआ है, वॉइड बाद में दिया हुआ है, लास्ट में याद रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 2I में क्या दिया हुआ है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और 2J में आपका दिया हुआ है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो A में प्रपोजल, B में एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, C में प्रॉमिसर प्रॉमिसी, D में कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, E में अग्रीमेंट, F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, G में वॉइड अग्रीमेंट, H में कॉन्ट्रैक्ट, I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट अदरवाइज एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या तो लिखकर बता सकते हैं मुझे, या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है लीगल नॉलेज नेटवर्क, आप उस पर भी डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट कि जो भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंप्लीफाइड वे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।